हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। बच्चों, जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा है तो हमें यह समझ आया है कि हर वर्ग को वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से उनका जो है हर तबके के लोग या हर वर्ग के लोग को इससे फायदा नहीं हुआ है। समाज के कुछ तबके के लोग को इनसे फायदा हुआ है, लेकिन अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको कि वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन की स्थापना कर सकते हैं, इन सभी चीजों को, और उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, वैश्वीकरण ऐसा नहीं है कि समाज के हर लोगों के लिए लाभप्रद रहा है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र की बात हो। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। यद्यपि समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो थोड़े धन संपदा से युक्त है, संपन्न है, कुशल है, ऐसे लोगों को वैश्वीकरण ने यद्यपि उनको बहुत अवसर प्रदान किया है और उन्हें लाभ पहुंचाया है, लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। विशेषकर जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है इस लाभ में हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, क्योंकि आज जो है जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक रियलिटी है और हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट हमें करना होगा। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, इस बात पर अब हमें सोचना होगा, या हमारी सरकार को सोचना होगा, या सरकार को इस तरीके की नीतियां बनानी होगी जिसकी वजह से वैश्वीकरण का लाभ जो है वो प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके और इक्वली उसका जो है फायदा लोगों को मिल सके। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। तो अगर एक फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा तो वो सभी को समान अवसर देगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को ज्यादा अवसर दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, नहीं। तो यह सब भी देखना होगा और वैश्वीकरण के जो लाभ होंगे उसमें इक्वालिटी होगी, लोगों के बीच जो होता है इक्वल जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि ऐसा है कि किसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है और किसी को कम लाभ मिल रहा है। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो बच्चे, जो हम फेयर ग्लोबलाइजेशन या फिर जो न्यायपूर्ण वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो इसको अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है तो वो सरकार जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभा सकती है। सरकार की नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को अपनी इस तरीके से, कोई भी जितने भी जो विकासशील राष्ट्र है उनकी जो गवर्नमेंट है उनको इस तरीके से अपनी नीतियों को बनाना चाहिए जिससे कि उनके देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके सभी लोगों के हित को जो है वो संरक्षण देना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे अभी तक बच्चों हमने ये देखा है कि सरकार किस तरीके से वैश्वीकरण में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हमने देखा कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। उनके कानून जो लेबर की जो कानून बनाए गए हैं उसको वो ठीक तरीके से जो है क्रियान्वयन हो, उनका ठीक तरीके से पालन किया जाए। इसके साथ साथ जो लेबर्स के राइट्स हैं उनको भी वो उचित राइट्स उनको प्राप्त हो सके। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के सक्षम न हो जाए। तो ये भी है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि छोटे छोटे उत्पादक होते हैं देश में, तो उनके कार्यों में भी उनको हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट, और तब तक मदद कर सकती है जबकि वे कंपटीशन को जो है फेस करने के लायक ना हो जाए, तो उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड भी करवा सकती है। इसके साथ साथ यदि जरूरी हुआ तो सरकार जो है व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। तो अपने देश की कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इस तरीके से भी चेंज कर सकती है कि अगर जरूरी लगता है तो जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है वो। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है।
इसके साथ साथ WTO में भी इस तरीके से वहां पे भी निगोशिएशन कर सकती है, वहां पे भी बातचीत कर सकती है कि भाई न्याय संगत नियमों का पालन किया जाए। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। इसके साथ साथ हमारे जो सारे विकासशील देश हैं उनकी सरकारों का एक यह भी इम्पोर्टेंट मतलब रोल हो सकता है कि वो सभी साथ मिले और विकसित देशों के जो वर्चस्व है, जो उनके जो भी ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध जो है वो खड़े हो और आवाज उठाए। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो कैंपेनिंग हो रहे हैं, जो जन संगठन जनता एक साथ जो संगठित होके उनके प्रतिनिधियों ने भी जो है WTO के जो व्यापार उस मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो निर्णय है, जो निर्णय ठीक से वो नहीं ले पा रही है, उन सभी को उन निर्णय को बदलने के लिए WTO को भी मजबूर किया है। तो यह सब यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोग जो है, जो जनता है, देखिए उनके पास बहुत पावर होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। किसके लिए? फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल के लिए या न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष के लिए। तो सारांश, जैसा कि बच्चों हमने देखा, पूरे वैश्वीकरण को हमने समझने का कोशिश किया है और इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है और यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ है बच्चों कि जो सभी राष्ट्र हैं वो केवल अपने इकोनॉमिक जो है वो उनके देश की इकोनॉमिक से वहीं तक ही अब सीमित नहीं रही है, बल्कि वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी हो गई है। अब लोग का जो है एक दूसरे से ज्यादा जो है वो इंटरकनेक्ट हो गए हैं और यह सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हो पाई है वो हुई है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। जो MNC है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अधिक से अधिक MNC विश्व के उन स्थानों को खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों और परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। तो MNC ने उन सारे देशों में अपनी कंपनियां लगाई हैं, अपने ऑफिस एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि जहाँ पे कि उनके जो है उत्पादन वहाँ पे इजीली लेबर मिल सके, वहाँ का प्रोडक्शन भी जो है वह सस्ता हो सके। तो एक तरीके से ये बहुत जटिल रूप से संगठित हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि MNC में जो है वो प्रोडक्शन भी करते हैं उनके, और वो एक जगह अपना हर देश है उसमें कुछ ना कुछ वस्तुओं का जो है वो प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हमने पहले ही लेक्चर में देखा है कि कैसे जो है कोई एक चीज अगर हम बनाते हैं तो उसका रिसर्च USA में चलता है, उसके अलावा उसकी असेंबली यूरोप में होती है और उसके पुर्जे जो है वो चाइना में बनते हैं, भारत में उसके लिए कॉल सेंटर उसके लिए मार्केटिंग करता है। तो ये सारी चीजें जो है होती है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिक और विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो किसी भी देश के बीच जो प्रोडक्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में जो टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। इसके साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को और सुगम बनाया। और भारत की भी अगर हम बात करें तो 1991 के बाद जो भारत ने LPG की पॉलिसी अपनाई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो लिबरलाइजेशन या जिसे हम उदारीकरण कहते हैं, तो इस उदारीकरण के फलस्वरूप जितने भी जो व्यापारिक अवरोधक थे वो हटा दिए हमारी गवर्नमेंट ने, और MNC वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करी हमारे देश में, फॉरेन ट्रेड्स जो है बढ़ा, जिसने वैश्वीकरण को और ज्यादा सुगम बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि WTO की भी स्थापना हुई है और वो इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो विकासशील देश है वो ज्यादा से ज्यादा जो है उदार पॉलिसी अपनाएं, लिबरल अप्रोच जो होता है वो रखें। इस पर उन्होंने विकासशील देशों को यह प्रेशर डाला है या उसमें उन पर दबाव डाला है। जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। देखिए, वैश्वीकरण की एक ये जरूर बात है कि इससे समाज के तबके के हर वर्ग के लोग को लाभ नहीं मिला है,
जो धनी लोग हैं, जो शिक्षित है, कुलीन है, संपन्न वर्ग है, वो इससे ज्यादा लाभ हुआ है। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक जो छोटे छोटे जो उत्पादक है और जो श्रमिक है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनका पूरा व्यापार ही चौपट हो गया है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। इसीलिए आज वैश्वीकरण चूंकि हमारी समाज का, हमारे देश का एक हिस्सा है, एक सच्चाई है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। और अब सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस तरीके की नीतियों का पालन करे जिससे कि एक न्याय संगत वैश्वीकरण की स्थापना हो सके और जिसके फलस्वरूप समाज के रहने वाले सभी लोगों को बराबरी की जो है वो लाभ प्राप्त होगा, वो भी जो है बराबर के लाभ के हिस्सेदार होंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों आज हमने देखा कि वैश्वीकरण को किस तरीके से न्याय संगत कैसे बनाया जाए और उसके लिए जो है वो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सरकार जो है उसकी नीतियों में, सरकार अपनी नीतियों में किस तरीके से परिवर्तन करके एक न्यायपूर्ण वैश्वीकरण जो है उसकी स्थापना कर सकती है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल में।